एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ अल्फ़ा इंग्लिश एकेडमी। इससे पहले हम लोगों ने लेटर टू गॉड पढ़ा है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डस्ट ऑफ स्नो, वो भी चैप्टर 1 का ही पार्ट है फ्रॉम द बुक फर्स्ट फ्लाइट ऑफ क्लास 10th। लेट मी बिगिन द सेशन। लेट अस नो द टाइटल ऑफ द स्टोरी पोएम फर्स्ट। डस्ट ऑफ स्नो, आज हम पढ़ने वाले हैं डस्ट ऑफ स्नो, जिनके पोएट का नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये आपको मैं बार बार बताती हूँ कि राइटर का नाम और पोएट का नाम आपको डेफिनेटली याद करना चाहिए, आपको बिल्कुल ही याद होना चाहिए। इन द एग्जामिनेशन यू विल हैव टू मेंशन द नेम्स, ओके। सो रिमेंबर दैट डस्ट ऑफ स्नो इज़ रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक काफ़ी जाने माने पोएट हैं, ठीक है। तो चलिए हम बिगिन करते हैं। सो बिफोर वी रीड द पोएम अ लिटिल अबाउट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। हम इससे पहले कि डस्ट ऑफ स्नो पे बढ़ें, हम थोड़ा सा रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में जान लेते हैं। ये भी आपको कई सारे जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स आएंगे उसको आपको फ्रेम करने में कभी कभार हेल्प करते हैं। कुछ एक दो लाइंस आप इसमें ऐड कर सकते हैं। चलिए, अ लिटिल अबाउट रॉबर्ट फ्रॉस्ट, थोड़ा सा रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में जानते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का पूरा नाम है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। Robert Lee Frost. He was born on 26th March 1874 and unfortunately he left the world on 29th January 1963. He was an American poet. Next is the point. The only poet to receive 4 Pulitzer Prizes for poetry. He was the only poet to receive 4 Pulitzer Prizes for poetry. He was nominated for the Nobel Prize in Literature 31 times. वेरी इम्प्रेसिव। नेक्स्ट इज अबाउट दिस पोएम। अब चलिए हम कुछ इस पोएम के बारे में पढ़ते हैं। डस्ट ऑफ स्नो वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड एज अ फेवर। डस्ट ऑफ स्नो पोएम जो है उसका जो पहला नाम था ना वो था अ फेवर। जैसा कि आप आगे में अगर पोएम पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि एक तरह का वो फेवर ही था, ठीक है। तो उसका पहला जो नाम था वो था अ फेवर इन द लंडन मर्क्यूरी। लंडन मर्क्यूरी एक मंथली मैगज़ीन थी जो लंदन में 20th सेंचुरी मतलब 70th सेंचुरी से लेकर के 20th सेंचुरी के दौरान में वो पब्लिश होती थी। इट वॉज अ मंथली मैगज़ीन एंड अगेन एज स्नो डस्ट। उसके बाद फिर से वो पब्लिश हुई किस नाम से? स्नो डस्ट के नाम से। इन जनवरी 1921 इशू ऑफ द येल रिव्यू बिफोर अपीयरिंग अंडर इट्स करेंट टाइटल इन द कलेक्शन न्यू हैम्सफेयर। और अब जो उसका नाम है वो करेंट नेम है उसका, जब तब से वो चला आ रहा है डस्ट ऑफ स्नो। चलिए अब आगे हम डिस्कस करते हैं पोएम को। सो हियर इज द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। द पोएट्स नेम इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रिमेंबर दिस, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। द वे अ क्रो shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. Here is the picture जो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। अब देखिए, आप ये जब पोएम पढ़ेंगे ना तो आपको इसमें जो वर्ड्स दिखेंगे काफ़ी थोड़े से कंफ्यूज करने वाले हैं, बट इसको कितनी ब्यूटीफुली इस पोएट ने यूज़ किया है, आप इसको समझेंगे तो आपको अच्छे से बेहतर तरीके से समझ में आएगा। लेट मी एक्सप्लेन दिस पोएम फॉर यू, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगी, आप लोगों के लिए इस पोएम को एक्सप्लेन करूँगी ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझ में आए, ठीक है। चलिए, द वे अ क्रो, जिस तरह से एक क्रो ने शुक डाउन ऑन मी, शुक का मतलब है हिलाना, ठीक है। शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो। यहाँ पे डस्ट ऑफ स्नो जो लिखा हुआ है ना, तो वो डस्ट का ऐसे तो मतलब होता है डस्ट पार्टिकल्स, मतलब कूड़ा कचरा या कण, कूड़े का कण। मगर यहाँ पे डस्ट ऑफ स्नो कहने का मतलब है टाइनी डस्ट ऑफ स्नो कहने का मतलब है टाइनी पार्टिकल्स ऑफ स्नो, मतलब छोटे पार्टिकल्स है ना, टाइनी पार्टिकल्स। डस्ट ऑफ स्नो कहने का मतलब है टाइनी पार्टिकल्स ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री, हेमलॉक जो है एक पॉइजनस ट्री है, धतूरे का पौधा कहते हैं उसको। वो एक पॉइजनस ट्री होता है जो कि नेगेटिविटी शो करता है। यहाँ पे भी आप उसकी मीनिंग देख सकते हैं। हेमलॉक ट्री इज़ अ पॉइजनस ट्री विथ स्मॉल वाइट फ्लावर्स हैज़ गिवन माई हार्ट
अ चेंज ऑफ मूड। अब देखिए एक क्रो का जो है, क्रो ने क्या किया है, हेमलॉक ट्री से टाइनी पार्टिकल ऑफ स्नो गिराया है। किसके ऊपर गिराया है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर, क्योंकि वो जो पोएट है, ठीक है, तो पोएट के ऊपर एक क्रो ने टाइनी पार्टिकल्स ऑफ स्नो गिराया है। which has what happened exactly has given my heart a change of mood। इस इंसिडेंट ने, इस छोटे से वाक़या ने क्या किया है, पोएट के मूड को चेंज कर दिया है। देखिए ये बिल्कुल एक छोटी सी आम सी घटना है, इट्स अ वेरी स्मॉल इंसिडेंट विच हैज़ चेंज्ड द मूड ऑफ द पोएट। उसने क्या किया है, पोएट का मूड चेंज कर दिया है। अब यहाँ तक अगर हम स्टैंजा को पढ़ते हैं तो हमें समझ में नहीं आता है, वी डू नॉट नो वेदर द पोएट वॉज इन अ बैड मूड और इन अ गुड मूड, ठीक है, तो किस तरह का चेंज आया है ये अभी हम एग्जैक्टली नहीं कह सकते हैं। सो लेट्स रीड द पोएम फर्दर। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड र्यूड। सो लेट्स सी द मीनिंग ऑफ र्यूड। र्यूड का मतलब होता है हेल्ड इन रिग्रेट, मतलब पछतावे में बर्बाद कर देना। तो पोएट जो है वो किसी बात को लेकर के दुखी थे, है ना, डिप्रेस थे या रिग्रेटफुल थे। तो इसका मतलब है कि ये जो चेंज आया है ये एक पॉजिटिव चेंज है। किस तरह का चेंज है, पॉजिटिव चेंज है, ठीक है। तो जो चेंज है ना वो पॉजिटिव चेंज है। अब हम क्या देख रहे हैं कि हमने अब तक क्या पढ़ा, लेट्स रिवाइंड दिस। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, जिस तरह से एक क्रो ने मेरे ऊपर गिराया, क्या गिराया है, डस्ट ऑफ स्नो, मतलब स्नो के पार्टिकल्स, टाइनी पार्टिकल्स ऑफ स्नो क्रो ने गिराया है। कहाँ से गिराया है, तो क्रो कहाँ पे है, हेमलॉक ट्री पे। हेमलॉक ट्री इज़ अ पॉइजनस ट्री विच शोज़ नेगेटिविटी। तो पोएट ने क्या किया है, दो नेगेटिव चीज़ों को यूज़ किया है ना। द पोएट हैज़ यूज्ड two negative things to bring a positive change in his mood। पोएट ने कितनी खूबसूरती से दो ऐसी चीज़ों को, जिनको यूजुअली स्टीरियोटिपिकली हम लोग क्या करते हैं कि क्रो मतलब नेगेटिविटी से जुड़ा हुआ है, क्रो की जो बोली है वो कर्कशी होती है, हेमलॉक ट्री जो है वो पॉइजनस है तो नेगेटिविटी लाता है। तो इन दोनों चीज़ों को, ये दोनों चीज़ें जो बैड ओमेन मानी जाती हैं, नेगेटिविटी का सिंबल मानी जाती हैं, इन दोनों से हाउ ब्यूटिफुली ही हैज़ ब्रॉट अबाउट the point that these two negative things have brought a positive change in his mood। तो पोएट का मूड जो है वो बर्बाद हुआ था पछतावे की वजह से। तो वो क्या हो गया, जो दिन का हिस्सा उसने पछतावे में बर्बाद कर दिया था, अब वो मतलब उसका वो जो दिन का जो कुछ हिस्सा था वो बच गया। किसकी वजह से, उस क्रो के इस छोटी सी एक्टिविटी के वजह से, इस गिरने की वजह से, है ना। क्योंकि पोएट का ये मानना है, लेट मी एक्सप्लेन द पोएम मोर, कि पोएट का मानना है कि जिस तरह से ये जो क्रो है ये बिल्कुल आराम से नेचर में, वो नेचर को इतनी गहरी तरह से, हाउ डीपली द पोएट इज़ लुकिंग एट द नेचर दैट दिस क्रो इज़ सो सिंपल, मतलब इसको कोई टेंशन ही नहीं है, ये बस आराम से ऊपर बैठा है। और इसके मतलब इसको जो हर्डल आ रही है, इसके पैरों में जो आ रहा है हर्डल, जो आ रही है डस्ट, टाइनी पार्टिकल ऑफ स्नो है, तो वो क्या कर रहा है, बस बिना किसी टेंशन के, बिना किसी वरी के उसको झटक के गिराता हुआ चला आ रहा है ना, मतलब गिरा दिया है। ही हैज शेकन ऑफ हिज वरीज एंड टेंशंस। सो सिमिलरली दिस इंसिडेंट has put an influence in the poet's mood। It has brought a पॉजिटिव चेंज इन द मूड ऑफ द पोएट। नाउ द पोएट इज़ थिंकिंग कि जिस तरह से ये क्रो है, इसने जिस तरह से बर्फ़ के इस टुकड़े को गिराया है, उसी तरह से मैं अपनी सारी वरीज़ को, सारी परेशानियों को, सारी टेंशन को, सारी ओवर थिंकिंग को मैं भी शेक ऑफ कर दूंगा, गिरा दूंगा बिल्कुल। तो इस तरह का एक पॉजिटिव चेंज आया है। और इस पोएम के थ्रू जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट सभी से ये मतलब कहना चाहते हैं या दिखाना चाहते हैं कि आप भी नेचर में वो देखिए जो, ये नहीं कि जो आप देखना चाहते हैं, बल्कि नेचर जो आपको दिखाना चाहता है ना, कि आप भी बहुत सारी चीज़ों को, जिनको हम वो बैड ओमेन समझते हैं या ख़राब समझते हैं, हो सकता है कि किसी और के लिए वो अलग तरह का एक इम्पैक्ट लेकर के आए। यही है डस्ट ऑफ स्नो का मीनिंग। आई होप आपको इसकी मीनिंग समझ में आ गई होगी। बाकी के दो जो वर्ड मीनिंग है, र्यूड और हेमलॉक, आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली। र्यूड मैंने जैसा कि बताया कि पछतावे में बर्बाद कर देना, यहाँ पे मीनिंग है। और हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री है जो कि नेगेटिविटी का सिंबल मानी जाती है ना। अब हम बढ़ेंगे आगे, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ
कि डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसकी समरी क्या है ना। लेट्स अंडरस्टैंड द समरी। अभी जो हमने एक्सप्लेनेशन समझा है, just now we have understood the explanation of dust of snow. Let's understand the summary of the same poem. The short poem by Robert Frost throws light upon the unimaginable healing power of nature and tiny things. How beautifully Robert Frost has used two negative things. What are the two negative things? Crow and hemlock tree. So the two negative things that the poet has used are crow and hemlock tree. These two negative things has brought a positive change in the mood of Robert Frost, and this is the incident which shows the healing power of nature, and this is the tiny thing, है ना। Next is the poem is set in a scene where the poet is in a bad mood. ठीक है, पोएम में इस तरह से कुछ सेट किया हुआ है कि पोएट का जो मूड है वो ख़राब है। ये हमें कैसे समझ में आती है? लास्ट लाइन से, ऑफ द डे आई हैड र्यूड, मतलब जो दिन का हिस्सा उसने बर्बाद कर दिया था। ये इससे हमें समझ में आता है कि पोएट जो है वो डिप्रेसिव मूड में था, बुरे मूड में था, सैड मूड में था। The poet is set in a scene where the poem is set in a scene where the poet is in a bad mood and is walking by a tree, a hemlock tree. पोएट जो है वो कहाँ पे, या तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि या तो वो चल रहे हैं, वहाँ से गुजर रहे हैं, या फिर वहाँ पे बैठे हैं हेमलॉक ट्री के नीचे, या वहाँ पे खड़े हैं कुछ देर के लिए, या वहाँ पे कुछ देर के लिए रुके हैं। ये चीज़ें पोएम में एग्जैक्टली मेंशन नहीं है। देयर इज़ नथिंग मेंशन द पोएट्स पोजीशन इन द पोएम। पोएट की जो पोजीशन है वो एग्जैक्टली पोएम में मेंशन नहीं की गई है। सो वी कैन ओनली अज्यूम द पोजीशन ऑफ द पोएट, वेदर ही वॉज स्टैंडिंग अंडर द हेमलॉक ट्री और ही वॉज जस्ट पासिंग बाय, ओके, but he was sad and he was in a depressive mood. As he passes by, a crow happens to throw some snow dust on him. So we can assume that he was just passing by and the crow threw some tiny particles of snow on him. हम ये assume कर सकते हैं कि वो जस्ट वहाँ से गुजर रहे थे और क्रो ने क्या किया कि थोड़े से बर्फ़ के टुकड़े उनके ऊपर गिरा दिए। The author was having a terrible day for unknown reasons. So we know that there are no reasons mentioned about the sadness or worriness or depressive mood of the poet. पोएट किस वजह से दुखी है ये मेंशन भी नहीं किया हुआ है ना। सो द ऑथर वॉज हैविंग अ टेरिबल डे, मतलब बहुत बुरा दिन जा रहा है। टेरिबल मीन्स वेरी ऑफुल, बहुत बुरा, फॉर अननोन रीजन्स। But the falling of the snow on his head lifted his mood instantly. But the falling of the snow, जो क्रो ने स्नो गिराया है उसकी वजह से क्या हो गया है, द पोएट का जो मूड है वो लिफ्ट अप हो गया है, मतलब अच्छा हो गया, बेहतर हो गया। लिफ्ट अप मीन्स बेहतर हो गया है इंस्टेंटली, उसी वक्त। He had already spent his day in a bad mood, for the rest of it was saved by the crow and the hemlock tree. अब देख सकते हैं कि यहाँ पे भी क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि उसने आधा दिन जो है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने जो है वो अपना आधा दिन वेस्ट कर दिया था, किसमें, रिग्रेट में, डिप्रेसिव मूड में, मतलब पछतावे में वेस्ट कर दिया था। बट बिकॉज ऑफ द स्मॉल इंसिडेंट विच हैपन टू हिम नियर द अंडर द हेमलॉक ट्री, बिकॉज ऑफ व्हाट, because of the crow and the hemlock tree, these two negative things, but these two negative things have brought about a positive change in the mood of the poet. So this was the explanation and summary of the poem Dust of Snow. आप समरी खुद से भी प्रिपेयर कर सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग पे बेस, है ना। अब आप समझ चुके होंगे कि डस्ट ऑफ स्नो किस चीज़ के बारे में, ये नेचर के हीलिंग पावर के बारे में है, और इस चीज़ के बारे में भी है कि क्रो और हेमलॉक ट्री ये दोनों चीज़ें नेगेटिव चीज़ें हैं, मगर फिर भी ये किसी के लिए एक पॉजिटिव साइन बन सकती हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड एंड एन्जॉयड द पोएम। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन बाय बाय।